दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये लव स्टोरी है। ये कहानी जो है एक विधवा औरत की है और वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उसी दौरान उसे एक टीटी से मुलाकात हो जाती है। और वो टीटी जो था वो एक अच्छा खासा इंसान था। फिर टीटी उस विधवा औरत के साथ ऐसी ऐसी बातें करता है कि इन दोनों का जो प्यार होता है एक दूसरे के प्रति हो जाता है और ये प्यार में दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो पूरी कहानी क्या है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। गोरखपुर से मुंबई जाती हुई ट्रेन के S5 कोच में दो लड़कियां बैठकर मुंबई जा रही थी। टीटी उनके पास आता है, टिकट मांगता है, लेकिन उन दोनों में से एक लड़की के पास टिकट होता है और एक के पास नहीं होता है। बस वो टीटी उनसे टिकट मांगता है और बातें करने लगता है, उनके पास बैठता है। बैठने के बाद में कुछ देर के लिए वो इधर उधर जाता है, लेकिन फिर दोबारा वापस आके वहीं पे बैठता है। जो टीटी होता है उसका नाम होता है रोहित गुप्ता और जो लड़कियां होती हैं एक का नाम होता है दीपिका और एक का नाम होता है रितिका, जो कि उसकी बहन होती है। दोस्तों, अब ये दोनों लोग मुंबई जा ही रहे थे। S5 कोच में टीटी जो रोहित गुप्ता होता है आता है, बोलता है कि मैडम टिकट दिखाइए। जो दीपिका होती है वो कहती है कि साहब मेरा टिकट जो है मेरे ससुर के पास है। टीटी चौंक जाता है। देखने में तो शादीशुदा लग नहीं रही है, ना मांग में सिंदूर है ना पैरों में कुछ पहनी हुई है, कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी कह रही थी कि मेरे ससुर के पास है। वह भी अचंभित हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, हमें अपना काम करना है। तो दीपिका कहती है कि वो लोग B2 में बैठे हुए हैं। रोहित कहता है B2 तो AC का डब्बा होता है, उसमें कैसे जा सकते हैं। तो दीपिका अब यहाँ पे रोने लगती है। उसकी बहन कहती है सर मेरी दीदी सही कह रही है, टिकट उन्हीं लोगों के पास है। बोलता है कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, मैं टिकट अभी चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं। वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन लगाता है, उनसे बोलता है कि फलान नाम के आदमी देखिए वो B2 में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो पता लगा के बताता है, कहता है कि हाँ B2 में बैठे हुए हैं। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, चेक मत करना, मैं आकर के उनकी टिकट चेक करता हूँ, क्योंकि स्लीपर में उनकी कुछ सवारियाँ हैं जिनकी टिकट उनके पास है। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब अगले स्टेशन पे गाड़ी उतरती है तो रोहित उतर कर दूसरे डिब्बे में जाता है और जाके उनसे बोलता है कि S5 में दो महिलाएं बैठी हुई हैं, तो उन लोगों का टिकट आपके पास है क्या। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ उनका टिकट हमारे पास है। तो रोहित बोलता है कि जो दूसरी लेडीज़ हैं उनका तो टिकट ही नहीं है, उनका टिकट दिखाइए, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसके ज़िम्मेदार जो वहाँ पे हमारी बहू बैठी हुई है वो ज़िम्मेदार है। अब टीटी से रहा नहीं जाता, उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि वो जो उनकी बहू है, ये जो कह रहे हैं, तो उनका बेटा आखिर कहाँ है। वो देखता है कि वहाँ पे 20 साल का एक लड़का होता है और एक 18-19 साल की लड़की होती है, दो मियाँ बीवी होते हैं। इन चारों के अलावा कोई पांचवा दिखता ही नहीं है। अब इन्हीं चारों का टिकट भी था उसके पास। तो वो बोलता है कि सर आप लोग AC में बैठे हो और आप ही के घर की जो लेडीज़ है, आपकी बहू है, वो स्लीपर में बैठी हुई है अकेले, तो ऐसा कैसे हो गया, टिकट नहीं मिला क्या। तो जो दीपिका के ससुर हैं वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे आपको क्या लेना देना है। तो बोला कि नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। फिर जो उसकी सास होती है वो बोलती है कि क्या आपसे वो कुछ कही क्या। तो कहता है कि नहीं, वो कुछ नहीं कही, लेकिन जब मैंने टिकट का नाम लिया तो वो रोने लगी। तब उसकी सास कहती है कि हाँ उसका ये पुराना नाटक है, वो ऐसे ही करती है। दोस्तों, जब उसकी सास इस तरीके से बोलती है तो जो टीटी था रोहित गुप्ता 2-4 मिनट के लिए वहीं पे बैठ जाता है बगल की सीट पर, उनको समझने के लिए कि जरा देखूं इनका मकसद क्या है। दोस्तों, इतने में जो दीपिका की सास थी वो बड़बड़ाने लगती है कि बेटा तो मर गया, ये हमारे मत्थे पड़ गई, अब इसको तो हम देख ही रहे थे,
अपनी बहन को भी लेके जा रही है। अब अपने पति से वो ये सब बात कह रही है धीरे धीरे। तो उसके ससुर बोलते हैं कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रही है, खुद देखेगी, हमें क्या लेना देना है। अब दोस्तों जो रोहित होता है वो कुछ ना कुछ समझ जाता है कि इनके बेटे की मौत हो गई है और जो बहू है वो विधवा है। अब जहाँ दीपिका बैठी होती है वहीं रोहित फिर वापस आता है और वहीं पे बैठता है वो और बोलता है, कहता है कि आपका टिकट है उनके पास लेकिन इनका टिकट नहीं है। तो उसने बोला कि सर इनका नहीं है तो बताइए हम क्या करें। तो कहता है टीटी कि टिकट तो इनका बनवाना पड़ेगा। कहता है कि 900 रुपये लगेंगे। तो अब दीपिका अपने पर्स से पैसे निकालती है, अपने बहन से भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो लेती है। कुल मिला के लगभग 1000 रुपये थे, जिसमें से 900 रुपये रोहित को दे देती है जो टीटी रहता है। अब 900 में वो टिकट बन के रेडी हो जाता है। रोहित टिकट बना के इस विधवा महिला को दे देता है। अब इतने में दीपिका खाने का ऑर्डर दे रखा था पहले से ही, लेकिन बाद में टिकट बन जाने के कारण पैसा उसका कम हो गया था। अब इतने में वो खाना लेके आ जाता है। फिर खाना लेके आता है जब, तो ये जो विधवा महिला थी ये इनकार कर देती है, कहती है कि भैया खाना हमको नहीं चाहिए। अब वो अपनी फीलिंग बता नहीं रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब भला ऐसे ही कोई कैसे कह सकता है, लेकिन जो टीटी था वो सारी बात ये सुन रहा था और वो कहता है कि क्या हुआ, अभी तो खाने का ऑर्डर दी थी कुछ समय पहले, अभी आपको क्या हो गया। तो कहती है नहीं नहीं भैया कुछ भी नहीं, क्या है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हम खाए हुए हैं। लेकिन टीटी को सारी फीलिंग समझ में आ गई थी। तो कहता है कि क्या आपके पास पैसे नहीं हैं जो इसलिए मना कर रही हो खाने के लिए। तो कुछ नहीं बोलती है। तो टीटी समझ जाता है और टीटी कहता है कि ठीक है भाई आप खाने को रख दो, मैं पैसा आपको दे देता हूँ। तो टीटी अपना खाना लेता है, उसके बाद में उस औरत का खाना लेता है और दोनों का खाना ले लेता है। 170 रुपये के प्लेट के आसपास में था। अब दोनों का पैसा वो अकेले ही दे देता है। देने के बाद में फिर इनको बोलता है कि ठीक है आप खाना खाओ, पैसे का टेंशन मत लो। अब यहीं से कहानी जो है लव की स्टार्ट होती है। यहाँ से ज़रा गौर से सुनना, यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अब जब पैसा उसको दे देता है और वो आदमी खाना दे के वापस चला जाता है और ये लोग खाना खाने लगते हैं, फिर यहाँ पे अब इन दोनों का धीरे धीरे बात करने का सिलसिला जारी रहता है। अब वो सोचता है कि बोलूँ तो बोलूँ, कैसे बोलूँ, कोई बहाना होना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि पहली मुलाकात में कोई कैसे किसी से बात कर सकता है। तो रोहित ने कहता है कि मैडम आप ये बताइए, वो लोग एसी में जा रहे हैं और आप स्लीपर में क्यों जा रही हैं। तो दीपिका यहाँ पे कहती है कि सर ये तो उन्हीं लोगों से पूछ लेना चाहिए था। उसने बोला कि मैं तो पूछा लेकिन वो तो उल्टा सीधा जवाब देने लगी। तो वो बोले कि हाँ वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बहन जा रही है तो इसलिए उन लोगों को बेकार लग रहा है। वो लोग का कहना था कि ये ना जाए, तुम अकेले ही जाओ, इसीलिए वो केवल एक ही टिकट लेते हैं। तो वो बोलता है कि फिर आप अपनी बहन को क्यों लेके जा रही हो। तो वो बोली क्या करूं, ये पढ़ी लिखी है लेकिन गांव में कुछ है नहीं, कोई डिप्लोमा करवाने के लिए मैं सोचा कि वहीं पे ले चल के इसको कोई डिप्लोमा करवा दूंगी और इसका कहीं पे नौकरी लग जाएगा, इसीलिए वो लोग हमसे रूठे हुए हैं। तो रोहित कहता है यहाँ पे कि आप वहाँ पे लेके जाओगी तो इसका जो खर्चा लगेगा वो कैसे मैनेजमेंट करोगी। तो दीपिका कहती है कि मैं कोई कंपनी में काम करती हूँ, कुछ पैसे हमको मिल जाते हैं जिससे कि हमारा काम चल जाएगा। तो रोहित अब यहाँ पे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपके सास ससुर इस फीलिंग को समझ ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे रोहित कुछ उससे कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा है। आप बुरा ना मानो तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दीपिका ने कहा सर मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, आप यही पूछना चाहते हैं कि मेरे पति का क्या हुआ। तो वह कहता है कि हाँ मैं यही पूछना चाहता था। तो दीपिका ने कहा सर उनकी आदत बहुत ख़राब थी और पीने के चक्कर में किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई और वो दुनिया में नहीं है,
यह कह के वह तुरंत रोने लगती है फपक फपक के। तो वह उससे बोलती है कि क्या आप सबसे ऐसी ही बात करते हो, शर्म नहीं आती। वो कहता है कि अगर आपको बुरा लग गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कि नहीं मैं ऐसे ही बैठ गया था थोड़ा आपकी फीलिंग समझने के लिए। तो दीपिका यहाँ पे कहती है कि सर, जब तक आपके ऊपर दुख नहीं पड़ेगा तब तक आप किसी दूसरे के दुख की फीलिंग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे उससे भला न कोई। सुख में सब लोग आपका साथ जरूर निभाते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं निभाता है। कहना तो यही है, जो दुख में भी हाथ बटाए वही उसके लिए मित्र और भगवान होता है। तो रोहित कहता है कि वाह, बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। रोहित ये यहाँ पे कहता है कि जब आपको मालूम था कि मेरा आदमी ऐसा है तो आपने शादी ही भला उससे क्यों किया। तो औरत बताती है कि देखिए साहब, किसकी लाइफ में क्या होने वाला है यह बात कोई नहीं जानता। अब हमारे भी लाइफ में हमें क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता था। पहले से सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शादी होने के बाद में धीरे धीरे आदत बदल गई और आज जो मैं यहाँ पे हूँ। अब इसी तरीके से शादी हो गई, मैंने बहुत मुश्किल से वो सब दिन काटे। अब उसका कोई भी पछतावा मेरे को नहीं है। अब दोस्तों, जो टीटी था रोहित गुप्ता, दीपिका से इसी तरह बातें कर रहा था। अब इतनी बातें करते करते अब यहाँ पे कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो लोग भी ध्यान लगाकर बातें सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम बीत गया था। रोहित कहता है कि अब मेरी ड्यूटी जो है लखनऊ तक ही है, अब यहीं पे मैं उतर जाऊंगा, अब यहाँ से किसी दूसरे की ड्यूटी लगने वाली है। जब यह बात दीपिका सुनती है तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा मायूसी आ जाती है। फिलहाल उठता है, कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। जब रोहित जाने लगता है तो दीपिका कहती है कि सर, भगवान न करे कि आपके ऊपर कभी कोई दुख पड़े। हम ऐसा इंसान इतने दिन के सफ़र में पहली बार देखे हूँ। अब वो लखनऊ में उतर जाता है। अब ट्रेन चल पड़ती है, सब लोग सो जाते हैं। अगला दिन सुबह होता है। ट्रेन जो है झांसी से आगे जा चुकी थी। तभी दीपिका और रितिका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब देखती हैं तो उसके सामने वही रोहित दिखाई देता है। तो रितिका कहती है कि अरे सर, आप उतरे नहीं, आप गए नहीं, आप तो बोल रहे थे कि ये मेरा लास्ट स्टॉप है, मैं यहीं से उतर जाऊंगा। तो कहता है कि हाँ, उतरा तो था, लेकिन मैं थोड़ा ऐसा ज़रूरी काम हुआ कि मैं अब फिर यहाँ से लौट के मुंबई जाने वाला हूँ और 2 दिन की छुट्टी ले लिया हूँ। यहाँ पे वो पूछता है कि आप लोगों ने नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं किए हैं, बस अब करने ही वाले हैं। अब रोहित सबके लिए नाश्ता लेता है, उसके बाद में खुद नाश्ता करता है। हम बातों का सिलसिला फिर से शुरू होता है, क्योंकि ड्यूटी तो उसकी ख़त्म हो गई थी, लेकिन वह साथ निभाने के चक्कर में फिर से इन लोगों के साथ में मुंबई जाने की तलाश में था। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कुछ टाइम तक। सब लोग अगल बगल वाले देख रहे थे, इसकी बातों को सुन रहे थे। सब लोगों को भी शंका हो रहा था कि कुछ ना कुछ इन लोगों का पहचान एक दूसरे से है, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे शाम हो जाती है। रात को 11 बजे ट्रेन पहुँचने वाली थी कुर्ला। जब ट्रेन पहुँचने वाली थी तो रोहित ने दीपिका से कहा कि पिछले 5 सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग मिलते हैं कि जो आपकी तरह अच्छे से हमसे बात किए हों। मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों से मेरी इसी तरह से फिर कभी मुलाकात हो। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपना नंबर दे दीजिए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तो औरत कहती है कि सर, मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकती हूँ, आप अपना नंबर दे देंगे तो जब हमें टाइम मिलेगा मैं फ़ोन आपके पास लगा के बात कर लूँगी। अब इतने में रोहित अपना नंबर दे देता है और उसके बाद में वो औरत नंबर ले लेती है इसका। दोस्तों, उसके बाद ट्रेन जो है एलटीटी पहुंचती है। सारे लोग उतर जाते हैं, उसके सास ससुर भी उतरते हैं। वो लोग अपने घर पे जाते हैं। अब रोहित जो है अपने घर पे जाता है। 3-4 दिन बीत जाता है। हर पल वो बस इंतज़ार ही कर रहा था कि कब फ़ोन करे, लेकिन चौथे दिन अचानक फ़ोन आ ही जाता है। जैसे ही फ़ोन आता है, नया नंबर देख के फ़ोन जब उठाता है
और उधर से आवाज़ आती है कि सर कैसे हैं आप, मैं दीपिका बोल रही हूँ। अब उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो फ़ोन उठा के बोलता है कि क्या बताऊँ, क्या हाल है। अब फिल्मी दुनिया का वो गाना याद आ जाता है, कैसी हालत है मेरी या तुझे मैं बताऊँ। बस प्यार मोहब्बत की इन लोगों की बातें शुरू होती है। अब वो कहता है कि मैं इस फ़ोन का इंतज़ार आज कई दिनों से कर रहा था, लेकिन उम्मीदें कम हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन है जो हमें फ़ोन करेगा। लेकिन यहाँ पे दीपिका कहती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम आपको पहले ही फ़ोन करते, लेकिन किसी कारणवश से मैं फ़ोन आपके पास नहीं कर पाई। हालचाल होने के बाद में तो दीपिका ने रोहित से कहा कि सर मैं आपसे कुछ पर्सनल में पूछना चाहती हूँ। तो रोहित कहता है कि ठीक है पूछिए। तो उसने कहा कि सर आप जो है, आपकी ड्यूटी कानपुर में ख़त्म हो गई थी, आप मुंबई तक चले आए, आप हम लोगों को खिलाए पिलाए, हमसे इस तरीके से बात किए, इस तरीके से मैं 4-5 बार आई गई, लेकिन मैंने ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों किया, हम लोगों से आप इतना हमदर्दी क्यों दिखाए। तो यहाँ पे रोहित कहता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। जैसे ही ये बात दीपिका सुनती है, वह एकदम सन्न हो जाती है। रोहित को लगा कि शायद उसको बहुत बुरा लग गया, क्योंकि उधर से आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी। अब वहाँ पे सिसकियों की आवाज़ आती है, दीपिका रोने लगती है, रोते हुए कहती है कि आई लव यू टू सर, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब यहाँ पे फ़ोन कट जाता है। अब दीपिका बैठ के रोने लगती है। अब उसकी बहन रितिका आती है, उससे कहती है कि क्या हुआ दीदी। तब वो बहन उसको बताती है कि रितिका, इस तरीके से सर मुझसे एक बात किए थे जो टीटी में मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और सारी कहानी मैं अपनी पूरी उनको बता दिया, लेकिन फिर भी वो एकदम वो अपने जिद पे ही टिके हुए हैं, और उनकी फीलिंग देख के हमको ऐसा लग रहा है कि वो हमारा हाथ थाम सकते हैं। तो अब उसकी बहन भी कहती है कि ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, ठीक है कर लीजिए, क्योंकि वो सचमुच बहुत अच्छे ही आदमी दिख रहे थे। इतने दूर से हम लोग सफ़र करके आए, उनका जो व्यवहार था वो आम आदमियों से कुछ अलग ही था। तो यहाँ पे उसकी सिसकियों की जो आवाज़ होती है थोड़ा सा और बढ़ जाती है, और वो फपक फपक के रोने लगती है। अब यहाँ पे उसकी बहन का पूरा सपोर्ट मिल चुका था, क्योंकि अब उसके घर वाले चाह ही नहीं रहे थे, अब ये दोनों बहनें ही थी। बचपन में ही उनके पिताजी उनको छोड़ के चले गए हैं, और उनकी माँ जो है उनको ले करके अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी। उनको लोग ताने मारते हैं, ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन फ़ोन करने के बाद में हमारी और उनकी फीलिंग सेम टू सेम दिख गई, इसलिए हमारा दिल और उनका दिल एक दूसरे पे आ गया। यही सब दुख परेशानी झेलते हुए उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर मैं शादी किसी से करूँगा तो विधवा महिला से ही करूँगा, और उन्हें मैं शायद भगवान के रूप में मिल गई, और वो सारी कहानी जब मेरे को बताए, मैं सोचने और समझने पे मजबूर ही हो गई। अब इतना बात कहने के बाद में उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि बोल अब मैं क्या करूं। रितिका कहती है कि दीदी आप सर से बात करो, उनसे मुलाकात करो, आप शादी कर लो, वाकई में सर बहुत ही अच्छे आदमी हैं। दोस्तों इसके बाद 2-4 महीने तक सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, और एक दूसरे से मुलाकात हुई। जब उसके सास ससुर को ये बात पता चली कि इसको तो एक अच्छी नौकरी वाला इस तरीके से इंसान पसंद कर लिया है और इससे शादी करना चाहता है, अब वो और ही गुस्सा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी दिल और दिमाग में ये था कि इसकी भी शादी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। फिर कुछ समय और बीतता है, फिर इन दोनों की जो है पंडित के द्वारा मुहूर्त देख के अच्छे समय से इन लोगों की शादियाँ कराई जाती हैं। फिर शादी हो जाने के बाद ये लोग एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और एक परिवार बसा के रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये आज की लव स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। ये कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।